जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, गिब्स एनर्जी हम लोग निकालना सीखे थे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ। तो अब जो है इसमें जो एग्जांपल है ना, बुक में आप देखेंगे एग्जांपल 3.3 है, इसको देख लेते हैं तुरंत। और जो इंटेक्स क्वेश्चन 3.4, 3.5, 3.6 उसको भी देखेंगे, है ना। तो 3.3 में क्या पूछ रहा है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जो भी दिया हुआ है ई सेल, है ना, कितना दिया हुआ है? 1.1 वोल्ट। देखिए जैसा लिखा हुआ है उस तरह से आप भी लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम्पल वाला है, इंटेक्स नहीं है। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है आपका डेल्टा जी, है ना। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन है आपका जिंक, है ना, प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, है ना। फिर ये जिंक 2 प्लस एक्वस और प्लस कॉपर ये सॉलिड, है ना। ये रिएक्शन है, बस इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। तो आपको जनरली ये पता ही है कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर क्या होता है। ये आप शुरू से ही बनाते आए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? माइनस एन एफ, और यहाँ पर स्टैंडर्ड है इसलिए यहाँ पर जो भी लगेगा वो स्टैंडर्ड सेल का, है ना। अब देखिए n बराबर क्या, आप देखिए जो जो यहाँ डेटा चाहिए वो इधर लिखते हैं। n बराबर क्या होगा? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। n बराबर ऑक्सीडेशन नंबर है तो कितना है? 2। f बराबर हमें मालूम है, ठीक है। f बराबर कितना होता है? 96487 या फिर 96500, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं आप, जो भी यूज करना है, ठीक है। हो गया। और ई सेल का मान तो दिया हुआ है यहाँ पे, तीनों को बैठाइए तो माइनस एन कितना हो गया? 2 इंटू 96487, है ना, और इंटू ई सेल कितना है आपका? 1.1, है ना। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1.1 इंटू 96487, ओके। तो ये कितना आ गया? माइनस 212271.4, है ना, 71.4 इतना आ गया। तो इतना कितना है आपका? जूल पर मोल, ठीक है। उसको आप किलो जूल में बदल दीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? अगर किलो जूल में बदलेंगे तो इसको 1000 के साथ क्या करना होगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस 212.714 2714 किलो जूल पर मोल, है ना। तो ये एनर्जी जो है आपका गिव्स फ्री। तो ये फ्री एनर्जी है, माइनस में है। माइनस का मतलब कुछ और नहीं है, मतलब कि ये एक्सोथर्मिक इतना एनर्जी क्या हो रहा है? निकल रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हुआ, है ना। आपको एनर्जी इतना लगेगा नहीं, बल्कि एनर्जी इतना आपको वापस मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटेक्स क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इंटेक्स क्वेश्चन है ना, 3.123 हम लोग सॉल्व किए थे, है ना। अभी ये 3.4 इंटेक्स क्वेश्चन का, ठीक है। क्या है? कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद ए सॉल्यूशन विच pH इज 10। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब SHE का जो है इलेक्ट्रोड पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है ना। सो SHE का हम लोगों को मालूम है कितना होता है? 0 होता है जब सारा चीज यूनिटी हो, है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 होता है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूछ रहा है। तो यहाँ स्टैंडर्ड अगर रहेगा तो 0, जिससे हम लोग क्या करते हैं? दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं ना। लेकिन जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछ रहा है, मतलब हो सकता है यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं होगा, कुछ और होगा, है ना, जिसके कारण वो पूछ रहा है। आगे देखते हैं। इन कॉन्टेक्ट विद ए सॉल्यूशन विच pH इज 10, ठीक है। तो यहाँ पर pH कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो pH 10 दिया हुआ है, तो इसको आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है? देखिए 1 मोलर है, -10, मतलब 1 मोलर से बहुत कम है, 10 टू द पावर -10 है। समझ में आ गया? 10 टू द पावर -10 मतलब ये 1 मोलर से भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए रिएक्शन क्या होता है? H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन दिए तो ये हाफ H2, है ना, गैसेस फॉर्म में, ठीक है।
समझ में आ गया। अब नॉन्स्ट इक्वेशन के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नॉन्स्ट इक्वेशन, है ना। हमें पता है कि किसी भी सेल का अगर हम लोग निकालते हैं, जैसे ई सेल लिखेंगे या फिर इसको लिख दीजिए सीधे H+1/H2 गैस, है ना। अगर इसका भी निकालना है आपको तो कोई भी सेल का निकाल सकते हैं ना। तो क्या होता था, उसका स्टैंडर्ड जो होगा, है ना, H+1/H2, ठीक है, ये, और फिर क्या था, -0.059, ये फॉर्मूला ये है ना, 59 n, फिर लॉग, है ना, लॉग में लेके जाते थे लॉग, और यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन था दोनों। तो एक कंसंट्रेशन कितना है आपका, SHE का अगर कंसंट्रेशन देखेंगे उसमें क्या 1/, यहाँ पर H+, है ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। तो ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट आपका जो पता है कितना होता है, देखिए 0, क्योंकि यहाँ जो ऊपर में ये लग गया, इसका मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूछा, तो यहाँ 0 हो गया। तो अब जो भी आपका यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा वो इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा। ये 0 बैठा दिए, -0.059, ठीक है, और बटे n क्या है आपका, क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो 1 log 1/H+ का कंसंट्रेशन क्या है, H+ का कंसंट्रेशन यहाँ देखिए 10⁻⁻10, है ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इधर तो डायरेक्टली ये निकालना है, तो 0 रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया, है ना। ये आ गया -0.059, 1 के साथ डिवाइड होगा तो वही रहेगा, लॉग, ये ऊपर जाएगा 10⁻10, है ना। तो इसको हम लोग जनरली किस तरह से निकालते हैं, जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम रहता है, तो -0.059, है ना, लॉग 10 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 0.59 वोल्ट, ठीक है। मैं एक बार अभी आपको दिखा देता हूँ, ये एक्चुअली ये मैथमेटिकल टर्म में आंसर आपका ये आएगा, है ना, 0.59 वोल्ट, -0.59 वोल्ट, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अगर इस तरह का कोई चीज आ जाता है, log 10, है ना, बेस 10 है और ऊपर में पावर उसका 10 है, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, ये बराबर होता है आपका 10, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा log 10, है ना। तो 10 और log 10 का मान कितना होता है, 1, कितना हुआ 10, ठीक है। तो वही 10 हमने यहाँ पे लिया है, और उसके बाद फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, है ना। तो लॉग, ये जब भी पावर रहेगा इसको इसी तरह से निकालते हैं, करेक्ट, समझ में आ गया। तो ये इंडेक्स क्वेश्चन आपका 3.4 है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में जैसे पूछेगा उसी तरह से आपको आंसर देना है ना। मतलब आप अगर क्वेश्चन समझ गए तो आंसर बन जाएगा, अगर नहीं समझे क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग कहते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत टफ है। न्यूमेरिकल टफ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो 3.4 हुआ। अब नेक्स्ट जो है वो 3.5, ये भी इंडेक्स क्वेश्चन ही है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, है ना। ईएमएफ ऑफ दिस सेल मतलब सीधे पूछ रहा है ये क्या होगा, ठीक है। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन क्या चल रहा है, निकल, है ना, सॉलिड है, सिल्वर 0.002 मोलार, निकल 2+, है ना, ये कितना है 0.160 मोलार प्लस 2 सिल्वर, यहाँ सॉलिड है ना। ये रिएक्शन दिया है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है ईएमएफ सेल का, और क्या दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है 1.05 वोल्ट, है ना, ये दिया हुआ है। तो सब एक जैसा ही है, अगर आप देखेंगे तो देखिए ई सेल निकालना है आपको, ये दिया हुआ है। आप फिर से वही है कि अकॉर्डिंग टू नॉन्स्ट इक्वेशन अगर डालेंगे, ठीक है, उसके पहले अगर इसको सिस्टमेटिक वे में बनाए तो नॉन्स्ट इक्वेशन में n का मान चाहिए होगा, तो n यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है, एक ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2, यहाँ पर भी +2 है, तो n बराबर क्या हो गया 2, f बराबर हमें पता है 96500, है ना। और क्या चाहिए होगा, ई सेल का मान यहाँ दिया हुआ है, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू नॉन्स्ट इक्वेशन ई सेल बराबर स्टैंडर्ड ई सेल, है ना, -0.059/n लॉग, ठीक है, और फिर राइट हैंड साइड में जो है उसका कंसंट्रेशन, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो है
स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बाहर में 2 है तो ये यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू बैठाएंगे तो आ जाएगा। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, इतना, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.05 माइनस 0.059 बटे एन का मान क्या है, एन का मान 2, तो 2 डाल दिए। अब देखिए लॉग निकल 2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या है 0.160 मोलर डिवाइडेड बाय सिल्वर का कितना है 0.002 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे 1.05 माइनस, इसको डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व करते चलिए, और क्या 0.059 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका 0.0295, है ना, और फिर लॉग, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया आपका 0.160 डिवाइडेड बाय, ये दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 है तो 3, तो 3 3 6 वैल्यू होगा, 6 वैल्यू होगा, लास्ट वाला तो 4 होगा, तो 0.1234 और फिर, है ना, ये मान होगा। अब क्या करना है इसको, इसको आप एक काम कर दीजिए, इसको हम अगर तोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पर ये कटा और यहाँ पर ये हटा, है ना, तो 3 गया तो यहाँ का 3 बात दे करके बाकी 3 बच रहा है, तो यहाँ 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, इस जगह में पॉइंट आ जाएगा, अगर ये 3 हट करके यहाँ घस जाएगा, अगर उसको हम नहीं करके यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू दी पावर 3, ठीक है, ऊपर में हो जाएगा हमारा 3 4 5, हाँ ऊपर में हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये 160 है और यहाँ पर आपका कितना है 4 है, सो ये क्या हो जाएगा, ये 4 4 4 6, तो 40 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना। इसको और एक बार लिख लेते हैं, 05 माइनस 0.0295 लॉग, इसको 4 इंटू 10 टू द पावर 4 कर दीजिए, यहाँ 3 था, एक 0 और आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये है लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर 4 है। तो अब log 4 इंटू 10 टू द पावर 4 का मान क्या होगा, आपको दो अलग अलग निकाल सकते हैं, एक हो जाएगा 4 log 4, है ना, क्योंकि ये जो पावर में है वो लॉग के आगे आ जाता है अपने आप, जैसे इसके पहले मैं आपको दिखाया ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पावर में है ये क्या कर रहा है, लॉग के आगे चुपचाप आ जा रहा है ना, फिर जो बच रहा है उसका लॉग निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी वही होगा, जो आपकी इस पावर में है ये लॉग के पहले चला जाएगा 4, और फिर इस 4 का जो है मान हम लोग निकालेंगे, लॉग 4 का हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है। तो log 4 का मान क्या हो जाएगा हमारा, 0.6021, है ना, इसका मान दिया हुआ रहता है, आप उसको लॉग टेबल में देख के जा सकते हैं, अगर प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना आया है, ये 1.05 माइनस 0.029 इंटू 4.6021 हुआ, है ना, उसका मान, ठीक है, log 4 इंटू 10 टू द पावर 4 का मान, ठीक है, बराबर 1.05 माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 0.14, है ना, तो ये माइनस कर दीजिए तो 0.91 वोल्ट। तो ये वोल्ट आया आपका, इसका मतलब ई सेल का जो वोल्ट है, जो मतलब इतना मोलर कंसंट्रेशन अगर आप यूज करेंगे, है ना, इतना मोलर कंसंट्रेशन और इतना मोलर कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो जो स्टैंडर्ड वोल्ट है उससे आपका ये कम आ गया, है ना, देखिए यहाँ पर 0.91 वोल्ट आया, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड कब आता है, जब यहाँ पर आपने 1 मोलार यूज किया और निकल 2 प्लस भी आपका 1 मोलार है, तब आपका 1.05 वोल्ट आता है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो 3.4, है ना, 3.4 हो गया आपका, 3.3 ये एग्जाम्पल का था, 3.4 इंटेक्स क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद फिर 3.5 भी आपका जो है इंटेक्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 3.6 भी है, हाँ 3.6 भी है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 3.6 तो क्या है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, मतलब सीधे रिएक्शन दे रहा है पहले, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन से डरने की जरूरत नहीं, सीधे आप रिएक्शन लिख लीजिए, जो जो कह रहा है उसको लिखते जाइए। 3 प्लस, है ना, ये एक्वस है, प्लस 2i, एक्वस बस ध्यान रखिए किधर ऑक्सीडेशन हो रहा है किधर रिडक्शन हो रहा है ना, F2 प्लस एक्वस प्लस I2 सॉलिड। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से निकल करके यहाँ एक चला गया, तो मतलब यहाँ गेन हुआ, है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और दिए तो ये 2 प्लस हुआ, मतलब ये गेन हुआ, मतलब Fe3 प्लस जो है रिड्यूस होकर के Fe2 प्लस हुआ, और जो ये माइनस था
ये माइनस क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला, तब जाकर के I2 हुआ है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इस केस में क्या हुआ आपका, ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस है, माइनस से जीरो गया, अगर प्लस से जीरो हो जाएगा तो गेन होगा, है ना, क्योंकि माइनस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका होता है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन, है ना, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। 3 प्लस था, अब यहाँ 2 प्लस हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, करेक्ट। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ठीक है। ये हम ऐसे ही बताएं, आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, रिएक्शन दिया हुआ है, अब पूछ रहा है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है इस सेल का, तो 0.236 वोल्ट, है ना, इतना दिया हुआ है, ठीक है। एट टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन में, है ना, इतना टेम्परेचर दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस सेल रिएक्शन। ओके, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, दो चीज निकालना है आपको, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है, और दूसरा एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc निकालने के लिए कह रहा है ना, Kc, करेक्ट। तो आपको यहाँ पर दो चीज निकालने के लिए कह रहा है, Kc और मतलब Kc जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और साथ में डेल्टा जी स्टैंडर्ड, है ना, मतलब जो स्टैंडर्ड है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर आप, एक फॉर्मूला हमारे पास है जो हम लोग डिराइव किए थे पिछले, मतलब पिछले क्लास में ही डिराइव किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि किस तरह से गिब्स एनर्जी को और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक जगह पे लाए। तो वो फॉर्मूला आपका क्या था, वो फॉर्मूला था आपका डेल्टा, स्टैंडर्ड डेल्टा जी बराबर -2.303 RT log Kc, है ना। इस फॉर्मूला से हम लोग Kc निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेल्टा जी स्टैंडर्ड भी तो निकालना है, वो भी तो नहीं निकला हुआ था, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वो तो सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर हो जाता है -NF और इसे, ये दिया हुआ है, F पता है हमको 96,500, और N हमको पता है यहाँ पर, है ना, यहाँ से हमको N भी मिल जाएगा, 2 है, ठीक है। जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 हो जाएगा, N बराबर 2 है, यहाँ पे बैठा दीजिए, -2 इंटू 96500 इंटू ई सेल कितना है हमारा 0.3236, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 0.236 इंटू 96500 इक्वल टू 45548, ओके, 45548, है ना। तो ये वैल्यू आया हमारा, करेक्ट। तो इसको अगर आप, ये जूल में हो गया, है ना, ये हो गया आपका जूल पर मोल, जैसे पिछले क्लास में किए थे, पिछला स्लाइड में किए थे उसी तरह यहाँ भी ये 3 के आगे पॉइंट लगा देते हैं, 45.55 कर देते हैं, 8 को राउंड अप कर देते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, किलो जूल पर मोल, है ना। तो ये निकल गया आपका किलो जूल पर मोल। अब ये मान तो आ गया आपका, है ना, ये, अब इसको यहाँ बैठाइए और इस फॉर्मूला को आप डिराइव कीजिए, है ना। तो इधर देखते हैं हम, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड मेरे पास है वैल्यू, है ना, तो -2.303 RT, है ना, log Kc। अब आप इसको रीअरेंज कर दीजिए, Kc अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर कीजिए log Kc बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी स्टैंडर्ड, यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, बटे 2.303 RT, यही होगा, बैठा दीजिए। ये कितना था आपका, डेल्टा जी स्टैंडर्ड कितना है, 45.55, है ना, तो ये 45.55 डिवाइडेड, आगे माइनस है, डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर, आर हमें मालूम है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है, क्या वैल्यू रहेगा, 8.314 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ था, यहाँ हम लोगों ने लिखा था 298 केल्विन, है ना, तो 298 केल्विन, है ना। तब इसको सॉल्व करेंगे, 7.983, माइनस है, ये माइनस का और कोई वैल्यू, मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है माइनस दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब क्या है, ये तो लॉग Kc का मान हुआ, है ना, तो अब Kc बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी लॉग
983 है ना। माइनस का कोई मतलब नहीं, माइनस सिर्फ बताता है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ना, फ्री एनर्जी है या फ्री एनर्जी नहीं है, करेक्ट। तो एंटी लॉग 7.983 है। तो जो 7 है, जो दशमलव के आगे में जो भी रहेगा वो 10 टू द पावर कुछ में जाएगा, क्योंकि हम लोग लॉग लॉग जब निकालते हैं तो 10 टू द पावर जो रहता है वो आगे आ जाता है ना, और जो बीच में रहता है उसका दशमलव में मान निकलता है। तो उसी तरह एंटी लॉग में भी वही होगा। तो यहाँ पर आपका 983 का मान जो है वो 9.616 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये जो 7 है ये यहाँ चला जाएगा, है ना। ये मान का देखना पड़ता है, लेकिन जो पॉइंट के आगे जो रहेगा वो सीधे आप 10 टू द पावर बैठा देंगे। अगर ये 6.983 रहता तो यहाँ 10 टू द पावर 6 रहता, अगर ये 2.983 रहता तो 10 टू द पावर 2 रहता, है ना। बाकी इसका जो वैल्यू है वो देख टेबल मतलब लॉग टेबल में देख करके निकालेंगे। तो ये मान आ गया आपका केसी का। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। जो भी ये रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन का ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, करेक्ट। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन टर्म से उसको जान लेते हैं, फिर डिटेल में जानेंगे क्या होता है ना। इसके बाद ही आपको इलेक्ट्रोलिटिक, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जाना, अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में जानेंगे। दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो टर्म सबसे पहले जैसे रेजिस्टेंस आता है ना। रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ वगैरह आप फिजिक्स में देख लेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज से जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये रेजिस्ट करता है बस, है ना। किसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है, मतलब जो करंट है, करंट का फ्लो है उसको रेजिस्ट कर रहा है, या फिर यूज कर रहा है उतना करंट को वो किसी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, है ना। मतलब ऐसे नहीं फ्रीली वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा। मान लेते हैं कि आपने एक वायर ले लिया, ये वायर ले लिया, है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है आपको इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, जिसके विपरीत यहाँ पर करंट आएगा, तो जो जो ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना होगा, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है बिना कोई मतलब ये जो वायर है ये बिना कोई एनर्जी कंज्यूम किए इलेक्ट्रॉन को ए से बी में लेके जाएगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, कितना भी अच्छा वायर हो, कितना भी नोबल वायर हो चाहे। आप लोग वो रेजिस्टेंस कम करने के लिए ही ना कॉपर वायर हम लोग घर में यूज करते हैं, अदरवाइज आयरन का यूज कीजिए, है ना। तो क्या होता है कि जो ये लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक, ये वायर जो मीडियम है, ये वायर क्या करता है, कुछ एनर्जी लेता ही है, क्योंकि आप देखेंगे जहां से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है वो वायर को आप टच करेंगे, कवर वाला वायर मतलब जो नेकेड वायर है उसको टच नहीं करेंगे, नहीं तो फिर झटका लगेगा। जो कवर्ड वायर है उसको आप टच करेंगे तो देखेंगे वो गर्म हो गया। या फिर आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो जब चार्जर को खोलते हैं तो आप देखेंगे कि जो वायर है वो थोड़ा सा गर्म हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हीट के रूप में लॉस हो रहा है, मतलब एनर्जी जो है 100% नहीं जा रहा है। यहाँ से अगर 100% निकला तो यहाँ पर हो सकता है 99.6% ही पहुंचा, डिपेंड करता है लेंथ पे भी, है ना। ठीक है, 99.6% पहुंचा। तो ये रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करता है किसी करंट को फ्लो करने के लिए, या फिर उतना एनर्जी उतना करंट वो यूज करता है किसी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, है ना। तो इसमें देख के ही लग रहा है कि ये लेंथ पे डिपेंडेंट है ना। जितना ज्यादा लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। आप अगर घर में कोई बल्ब भी नहीं जलाएंगे, है ना, तो भी आप देखेंगे आपका मीटर में जो है क्या कहता है, कुछ ना कुछ बिल जरूर आएगा, क्योंकि वायर हीटअप हो रहा है, वायर में आपका एनर्जी ले रहा है ना। ये हो गया। तो अब इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो रेजिस्टेंस वही है जो रेजिस्ट करे, है ना। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बटे ए। देखिए एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ वायर, ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब मान लेते हैं कि ये वायर इस तरह से पतला दिखा है, अगर हम वायर को इस तरह से दिखाएं सिलेंडरिकल, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका एरिया तो होगा ना ये। मतलब अगर हम इसको इस जगह पे काटते हैं, ठीक है, ऐसे करके काटें तो ये आया, इस जगह में भी काटेंगे तो यहाँ का भी अपना एरिया होगा। तो जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो, है ना। तो लेंथ, ये जो लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस पूरा पूरी डिपेंड करता है लेंथ पे, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू में लेके आएंगे, तो रो एल बटे ए। ये रो क्या है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना।
तो देखिए एक वर्ड लग गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या रेजिस्टिविटी, दोनों एक ही चीज है। या तो क्वेश्चन पूछा अगर रेजिस्टिविटी क्या है फिर भी आप कह सकते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है फिर भी आप कह सकते हैं ना। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? ये है रेजिस्टेंस, मतलब कि किसी वायर में या किसी सिस्टम में रेजिस्टेंस डेवलप होता है कब? जब उसका वायर का लेंथ क्या हो, 1 मीटर, ठीक है, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो वो क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, तो उसके द्वारा जितना रेजिस्टेंस डेवलप हुआ वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुआ, है ना। हम ये वायर का हम कहते हैं कि ये 10 मीटर लंबा है ना, तो 10 मीटर लंबा है, ठीक है, 10 मीटर लंबा है, तो इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा। कब निकलेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? जब इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, इस वायर का लेंथ 1 मीटर हो, और इससे जो रेजिस्टेंस डेवलप हो, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो रेजिस्टेंस डेवलप हो, वो रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, है ना। समझ में आ गया? तो जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो या रेजिस्टिविटी की बात हो, तो आपको लेंथ 1 मीटर लेना है वायर का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका 1 मीटर स्क्वायर लेना होगा, और उसमें जितना रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है जो आप मेजर किए वो हो जाएगा उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी।